नेशनल हाईवे टनकपुर 125 घाट पर मलबा आ गया है। दिल्ली बैंड में सड़क पर मलबा आया है और बीते 24 घंटों की बात करें तब से ही बंद है। पिथौरागढ़ टनकपुर नेशनल हाईवे बंद है, आवाजाही पूर्णतः ठप है। आवाजाही क्यों ठप है वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा दिल्ली सकते बैंड के हैं पास कि जो हिस्सा है पहाड़ी का वो टूट कर नीचे गिर गया है और इतना गिर गया है कि आवाजाही इसकी वजह से बाधित हो गई। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर और बड़ी बड़ी चट्टानें आकर गिर गए हैं और इसको खोलने का कार्य लगातार किया तो जा रहा है लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाई है। अभी तक कामयाबी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये एक्टिव हो गया है हिस्सा। एक हिस्से से अगर मिट्टी हटाई जाती है, बोल्डर पत्थर हटाए जाते हैं तो फिर हिस्सा गिरने लगता है। तो कमज़ोर हो चुकी हैं पहाड़ियाँ और बेतरतीब तरीके से काटा गया है सड़कों को और इसकी वजह से मालूम ये है कि दिल्ली बैंड के भूस्खलन लगातार हो रहा है और ये भूस्खलन सड़क पर हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर पत्थर, ये मलबा आ गिरा है और हटा पाना किसी चुनौती से कम नहीं है प्रशासन के लिए। ये पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं। ये हाईवे 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया तब से ही बंद है और गाड़ियों की आवाजाही बंद है। आप देख सकते हैं कि कितना मलबा आ गिरा है और पूरी की पूरी सड़क को इस मलबे ने ढक दिया है। अब परेशानियां हो रही। दूसरी तरफ मौसम भी साथ चुकी नहीं दे रहा है, बारिश होने लगती है और इसकी वजह से जो कार्य यहाँ से मलबे को हटाने का चल रहा है उस पर भी असर पड़ता है। योगेश हमारे संवाददाता पिथौरागढ़ से जुड़ गए हैं हमारे साथ जानकारी के साथ। योगेश, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या प्रयास चल रहा है या नहीं चल रहा है, अधिकारी क्या करें, कब तक मार्ग खुलेगा? राजीव जी, मैं बताऊं, ये ऑल वेदर रूट का काम हुआ बीते 6 महीने पहले ही पूरा हुआ है और कुछ ऐसे संवेदनशील पहाड़ियां बन चुकी हैं जैसे दिल्ली बैंड है, आपका चिपकोट बैंड है और वलिया द्वार है। यहाँ पे वलिया द्वार और चिपकोट बैंड कल देर शाम खोल दिया गया, परंतु दिल्ली बैंड में लगातार जैसे मलबा हटाया जा रहा है ऊपर से पहाड़ियों से फिर बोल्डर और मलबा गिर रहा है। तो इसलिए बीते 24 घंटे से लगातार हालांकि वहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं सड़क खोलने के, परंतु कामयाबी अभी तक एनएच को नहीं मिल पा रही है सड़क खोलने में, जिससे यहाँ दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। तमाम वाहन यहाँ पे फंसे हैं और उनमें जो सवारियां हैं उनको भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि ये प्रशासन का कहना है कि आज दोपहर तक शायद सड़क को खोल दिया जाएगा, परंतु शायद वाला मामला है तो अभी लग नहीं रहा है कि आज भी सड़क खुल पाए। और क्योंकि ये लाइफलाइन है, मुख्य मार्ग है पिथौरागढ़ के लिए, सब्जियों की गाड़ियां फंसी है, तमाम जो सामान पिथौरागढ़ के लिए आता है वो तमाम गाड़ियां कल से वहां पे फंसी पड़ी है। जी योगेश, बहुत शुक्रिया आपके जानकारी के लिए। तो हालात ये हैं कि मार्ग को खोलने का प्रयास तो चल रहा है लेकिन मार्ग को एक हिस्से से हटाया जाता है तो फिर क्या होता है वो आप देखिए, हिस्सा फिर से गिरने लगता है। तो यहाँ पर एक ऐसी रणनीति अख्तियार करनी होगी कि एक परमानेंट सॉल्यूशन मिले कि बार बार ये टूट कर ना गिरे। खबर देहरादून से, जहां एक बार फिर से विवादों में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड आ गया है। हरक सिंह रावत और बोर्ड के अध्यक्ष अब आमने सामने। मंत्री ने अध्यक्ष के कार्यकाल की जांच करवाने की बात कह दी है। अध्यक्ष के कार्यकाल की जांच करवाने की बात कही गई है। अध्यक्ष ने बोर्ड के सचिव को हटाने के आदेश जारी किए और बोर्ड के कार्यालय में आपको बता दें कि कर्मचारियों ने हंगामा किया, निकाले गए कर्मचारियों ने हंगामा किया। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दरमियान बड़ा हंगामा देखने को मिला था। हरक सिंह रावत पर बहुत तरह के सवाल उठे। सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में बहुत सारे बदलाव उन्होंने कर दिए थे। यह आरोप लगा कि हल्द्वानी का दफ्तर देहरादून शिफ्ट किया गया, पूरी बिल्डिंग किराए पर ली नहीं गई लेकिन पूरी बिल्डिंग का खर्च उठाया गया। तरीके बहुत सारे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा। विनोद इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियां देंगे। विनोद, सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अब क्या ये नया विवाद चल रहा है, दर्शकों को समझाएं। राजीव, देखिए ये वही सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है जो त्रिवेंद्र सरकार के समय में विवादों में रहा था। यानी हरक सिंह रावत इसके मंत्री है, यानी श्रम विभाग के अंडर ये बोर्ड आता है और अब लगातार इसमें एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और जो सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल आमने सामने हैं और खुली जंग अभी जारी है। और चाहे वो कार्मिकों की बात हो या फिर बोर्ड के जो सचिव हो उनकी बात हो,
अध्यक्ष पद पर रहते हुए शमशेर सत्याल ने अभी सचिव पद पर मधु नेगी चौहान को हटाने के निर्देश दिए हैं। तो तमाम बवाल इस पूरे बोर्ड को लेकर मचा हुआ है, आमने सामने है, लेकिन दोनों की इस आपसी खींचतान में श्रमिकों का बड़ा नुकसान हो रहा है। करीब 1 साल ऐसा हो गया है लॉकडाउन में जिन मजदूरों को, श्रमिकों को राशन किट मिलनी थी, तमाम ऐसे एक लाभ उनको होना था, योजनाओं से लाभान्वित मजदूर होने थे, वो बिल्कुल अधर में योजना लटकी हुई है। और मंत्री और अध्यक्ष बोर्ड के शमशेर सिंह सत्याल आमने सामने है। और शमशेर सिंह सत्याल त्रिवेंद्र सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत के सबसे खास व्यक्ति थे और हरक सिंह रावत को दरकिनार करके शमशेर सत्याल को जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब ये माना जरूर जा रहा है कि एक बदला अब हरक सिंह रावत जरूर लेते जा रहे हैं। और जैसे ही त्रिवेंद्र सरकार की छुट्टी हुई, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने एक जिस तरीके का उनका एक रुतबा होता है वो रुतबे में आए और जितने भी उस बोर्ड के निलंबन अधिकारियों का हुआ था, कर्मचारियों का हुआ था, जो हरक सिंह रावत के खेमे के थे, उनकी उन्होंने जल्द से जल्द वापसी कराई। और लगातार अब शमशेर सिंह सत्याल त्रिवेंद्र सरकार के खेमे के हैं, माफ कीजिए त्रिवेंद्र रावत के खेमे के हैं। तो इससे यह जरूर हो रहा है कि दोनों लोग, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्याल आमने सामने हैं। लेकिन इन दोनों की आपसी खींचतान में, जंग में लोगों का नुकसान जरूर हो रहा है। और लगातार कल भी हंगामा कार्मिकों के माध्यम से हुआ, क्योंकि इसका निपटारा बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। विनोद, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आप आपके पास लौट रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है, उत्तराखंड पुलिस को आज 17 डिप्टी एसपी मिलेंगे। ये पास आउट होंगे। नरेंद्र नगर में मौजूद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड आज होंगे। तो उत्तराखंड पुलिस के आज 17 डिप्टी एसपी पास आउट होंगे। नरेंद्र नगर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, वहीं पर पासिंग आउट परेड होनी है। इस दौरान 17 डिप्टी एसपी उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा बनेंगे। इस पासिंग आउट परेड में सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे और परेड की सलामी लेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार का, जो इस वक्त मौजूद हैं टिहरी में, नरेंद्र नगर में मौजूद हैं। विनोद, अब से कितनी देर बाद पासिंग आउट परेड शुरू होगी और मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे और क्या इंतजाम तैयारियां हैं? जी राजीव, देखिए आज उत्तराखंड पुलिस में 17 डिप्टी एसपी आज पुलिस का हिस्सा हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद में टिहरी नरेंद्र नगर पुलिस सेंटर में यहाँ पर पासिंग आउट परेड होगी और तैयारी बिल्कुल है। थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं और आज 17 डिप्टी एसपी आज पुलिस परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। मैं तैयारी आपको दिखाऊं, अभी थोड़ी देर बाद में यहां पर पासिंग आउट परेड होगी, यानी जो डिप्टी एसपी आज 17 यहां से पास आउट होंगे वो पुलिस परिवार का हिस्सा बनेंगे। उनके सीधे तौर पर आप यहां देख पा रहे हैं कि परिजन बैठे हैं, परिजनों ने भी खुद कोविड के नियमों को फॉलो किया हुआ है। थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, परेड की सलामी लेंगे, उनका संबोधन होगा। उसके साथ ही साथ डीजीपी अशोक कुमार होंगे और जितने भी इस ट्रेनिंग पीटीसी से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आज महत्वपूर्ण दिन है उत्तराखंड पुलिस के लिए। 17 डिप्टी एसपी आज पास आउट होंगे। तो ये ज़रूरी है कि जिस तरह से तमाम सेना में जब जेंटलमैन कैडेट पास आउट होते हैं तो वही एक नज़ारा उत्तराखंड पुलिस का भी यहाँ हम आपको दिखाएं। ये 17 डिप्टी एसपी साफ तौर पर सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद में उत्तराखंड पुलिस परिवार का यह हिस्सा हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद में पासिंग आउट परेड शुरू होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी लेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पल है उत्तराखंड पुलिस के लिए। सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं ये 17 डिप्टी एसपी थोड़ी देर बाद में पुलिस परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। राजीव, तैयारी पूरी बखूबी है और ये नरेंद्र नगर का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर करीब 1 साल की कठोर ट्रेनिंग होती है, यानी जैसे सेना की ट्रेनिंग होती है यहाँ पर डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग हो रही है। तीसरा ये बैच यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि पूर्व में अन्य राज्यों में यहाँ से जो डिप्टी एसपी होते थे, दरोगा होते थे या आरक्षी होते हैं यानी सिपाही, उनकी ट्रेनिंग या तो मुरादाबाद होती थी फिर या उत्तराखंड पुलिस अन्य राज्यों में कराती थी। लेकिन अब कई सालों से ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब उत्तराखंड पुलिस का है, जहाँ पर डिप्टी एसपी जो डायरेक्ट एक राजपत्रित अधिकारी है उनकी यहाँ पर अब ये पासिंग आउट परेड होगी। आज ये पास होके उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा होंगे और इसके साथ में पुलिस हेडक्वार्टर इन 17 डिप्टी एसपीओ को अभी
कल अलग अलग जनपदों में तैनात किएंगे। तो थोड़ा ये भी देखने वाली बात होगी। इनके परिजन लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोविड काल में ज़रूर चीज़ें प्रभावित हुई हैं, चाहे ट्रेनिंग के पार्ट्स हों या फिर अन्य तमाम चीज़ें, लॉकडाउन, कोविड कर्फ्यू के कारण तमाम दिक्कतें लोगों के सामने आई हो, लेकिन अब वो पल आ चुका है। इंतजार इन सभी डिप्टी एसपी को था कि आखिरकार जल्द से जल्द वो पुलिस परिवार का हिस्सा हो, लेकिन अब थोड़ी देर बाद में ये पास आउट होकर पुलिस परिवार का हिस्सा होंगे। थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुंचेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर वो परेड की सलामी लेंगे और एक संबोधन यहाँ पर इन डिप्टी एसपी के लिए मुख्यमंत्री देंगे। और यही वजह है कि जिस तरह से सेना में जो पास आउट होते हैं जेंटलमैन कैडेट, उसी की विनोद, आप अभी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री, आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पहुंचना है। आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि वो तैयारियां भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री के अलावा आज कौन कौन यहाँ पर मौजूद रहेगा? चूंकि हमने देखा कि कुछ वक्त अभी जो पासिंग आउट परेड हुई IMA में, तो वहां पर परिवार वालों को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन क्या यहाँ पर है? क्या परिवार वाले, क्या स्थानीय लोग यहाँ पर आ पाएंगे, देख पाएंगे? जी राजीव, देखिए जैसे मैंने बताया कि अभी पासिंग आउट परेड होने में थोड़ा सा समय है, मुख्यमंत्री का इंतजार है और उसके साथ साथ में शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यहाँ पर पहुँचेंगे। वो क्योंकि स्थानीय विधायक हैं और उनका ये क्षेत्र भी है, तो वो यहाँ पर जरूर पहुँचेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी ये डिप्टी एसपी हैं, 17 ये डिप्टी एसपी है, इनके परिजनों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि सीमित संख्या है। क्योंकि हम दूसरे अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से हमने IM में यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देखा, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए थे, लेकिन उत्तराखंड पुलिस के आज 17 डिप्टी एसपी आज पास आउट हो रहे हैं, क्योंकि सीमित संख्या है। तो ऐसे में परिजनों को आने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। परिजन आए हुए हैं और परिजन खुश हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद में अपने वो इन बच्चों के कांधों पे स्टार लगाएंगे और वो 17 डिप्टी एसपी आज पुलिस परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो एक इनके लिए और इनके परिजनों के लिए आज बेहद ही खास दिन है। और इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस का भी आज बेहद खास दिन है, क्योंकि अब 17 डिप्टी एसपी आज पुलिस परिवार का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर इनको उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में इनकी तैनाती देगा। और मैंने बताया कि जैसे 1 साल की कठोर ट्रेनिंग यहाँ पर होती है, इस ट्रेनिंग सेंटर में कठोर ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। और जैसे हमने अभी इंस्ट्रक्टर से भी बात की कि जब ये डिप्टी एसपी ट्रेनिंग से पहले यहाँ पर पहुँचे थे तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, लेकिन अब इनमें जोश है, साहस है और अपने देश की सेवा करने के लिए बिल्कुल एक जज्बा है। और उत्साह, उसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। आप नजर बनाए रखें। विनोद, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है और कुछ देर बाद पासिंग आउट परेड होगी, तो सब लोग देखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं सचिवालय में। CM तीरथ सिंह रावत घोषणाओं की समीक्षा करने वाले। ये वो घोषणाएं जो उन्होंने की और उनकी समीक्षा करेंगे कि उस जमीन पर कितने उतर पाए। और इस बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। साथ ही अधिकारियों को इन घोषणाओं के संबंध में जल्द से जल्द इन्हें पूरा करने के निर्देश देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक भी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद संभालते हुए कई निर्णय लिए, कई निर्णयों को पलटा भी। और जो कार्य इस वक्त चल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, प्रगति कितनी है, कितने उतर पाए जमीन पर, लोगों को लाभ मिल पाया या नहीं मिल पाया, इस पर वो अधिकारियों से जानेंगे। अधिकारी भी चूंकि जो उनको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, अधिकारी बताएंगे कि काम कितना हुआ है और कितना नहीं। मुख्यमंत्री इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी दे सकते हैं अधिकारियों को। तो देहरादून से खबर, समीक्षा बैठक है। CM तीरथ सिंह रावत समीक्षा बैठक करने वाले हैं आज और घोषणाओं को लेकर ये समीक्षा होगी। देहरादून से खबर, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा फैसला। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में परीक्षाएं आयोजित होंगी। फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की कक्षाओं की परीक्षाएं होंगी। तो ये एक अहम और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, जो लाखों स्टूडेंट्स को प्रभावित करती है। लाखों स्टूडेंट्स से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। ABP गंगा पर परीक्षाएं उनको देनी होंगी। फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर की कक्षाओं की परीक्षाएं होंगी। लास्ट सेमेस्टर की क्लास की भी परीक्षा होगी और बाकी सभी छात्र पिछले साल की तरह प्रमोट होंगे। तो उच्च शिक्षा विभाग ने फैसला ले लिया है। फैसला लिया गया है कि परीक्षाएं छात्रों को देनी होंगी, उनको आना होगा, परीक्षाएं देने के लिए आना होगा। और फर्स्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर की क्लास की भी परीक्षाएं होंगी।
पंकज राणा हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, उस शिक्षा विभाग में ये बड़ा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले लंबे समय से ये चर्चाएं चल रही थी कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं रद्द हुई है, उसमें आगे क्या मतलब शिक्षा विभाग आगे उस शिक्षा विभाग क्या फैसला लेने जा रहा है। तो उसमें अभी तक ये तय हुआ है कि शिक्षा विभाग जो प्रथम और अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं कराएगा, और जिनके सेमेस्टर क्लासेज होती है, जिनकी सेमेस्टर से एग्जाम होते हैं, उनकी भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। पहले वर्ष और आखिरी वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। जो संभवतः ये परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह में की जा सकती हैं, क्योंकि जुलाई के मध्य से कॉलेज को खोलने का भी फैसला लिया जा सकता है। तो संभवतः इसमें आज या कल में सभी कुल सचिवों कुलपतियों की बैठक करके अंतिम फैसला लिया जाएगा। उस शिक्षा मंत्री ने 1-2 की बैठक इसमें कर भी ली है, और संभवतः 1-2 दिन के अंदर इस पे अंतिम मोहर उच्च शिक्षा विभाग लगा देगा। और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो एडमिशन की कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में प्रक्रिया चलती है वो आगे की जाएगी, क्योंकि कई जो प्राइवेट संस्थान है, प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अब जो सरकारी कॉलेज है उनमें ये समस्या आ गई है कि सारे ही अगर प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट के एडमिशन हो जाते हैं तो जो अच्छे कोर्सेज होते हैं, बेहतर कोर्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं छात्रों का टोटा कॉलेज में ना हो जाए। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग भी कोशिश कर रहा है जल्दी से जल्द एग्जाम करा दिया जाए, ताकि आगे के एडमिशन की प्रक्रिया आगे की जा सके। जी पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपके पास हम लौटेंगे। तो ये बड़ा निर्णय लिया गया है और जल्दी ये भी ऐलान कर दिया जाएगा कि परीक्षाएं होंगी कब, स्कूल जो कॉलेजेस हैं ये कब से खुलेंगे। विकासनगर से खबर है, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। चक्राता समेत पूरे पचवा दून में बारिश जारी है और बारिश की वजह से तापमान गिर गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया था और सुबह से ही मौसम वहां बदला हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। हम पौड़ी जिले की बात करें तो रात भर बारिश का दौर पौड़ी जिले में जारी रहा। कल दिन में भी वहां पर बारिश देखने को मिली, दिन भर रात के वक्त भी बारिश देखने को मिली। मौसम बदला हुआ है। तो वहीं हम चक्राता की बात करें तो पचवा दून इलाके में बारिश हुई है और इसकी वजह से ठंडक वहां पर बढ़ गई है। सच साबित हुई है मौसम विभाग की भविष्यवाणी। तो ये तस्वीरें हैं और पहाड़ों में बरसात के मौसम में कुछ इसी तरह का कोहरा दिखता है जो आपने इससे पहले की तस्वीर में देखा। ये वो तस्वीर। देहरादून से खबर, परिवहन निगम को शासन ने आर्थिक मदद दी है। परिवहन निगम को 20 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। शासन ने 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। हालांकि जो आश्वासन था वो ज्यादा का था, लेकिन 20 करोड़ रुपए शासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला। आर्थिक तंगी से उबरने के लिए ये मदद दी गई है। कर्मचारियों की नाराजगी क्योंकि सैलरी नहीं मिली। पंकज हमारे साथ बने हुए। पंकज, 20 करोड़ की जो मदद वो दी गई है, 57 करोड़ का हालांकि पहले आश्वासन था, लेकिन 20 करोड़ तो दिए गए। तो ये इन कर्मचारियों के क्या खातों में डाल दी गई है सैलरी या अभी नहीं डाली गई? देखिए, अभी शासन की ओर से ये स्वीकृति प्रदान हुई है और जल्द ही जो ये पैसा है शासन की ओर से मिला है ये परिवहन निगम को भेज दिया जाएगा और जो सैलरी की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। अभी शासन की ओर से प्रस्ताव जारी हुआ है, उसके बाद जो पैसा है वो परिवहन विभाग के खाते में चला जाएगा और संभवतः ये माना जा रहा है कि इसके बाद शासन स्तर से और भी इस दिशा में मदद की जाएगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 1.5 साल से जो रोडवेज के पहिए हैं वो जाम है। उस हिसाब से परिवहन विभाग अपनी बसों को नहीं चला पा रहा, जो बिल्कुल सामान्य स्थिति में चलते थे। पहाड़ों पर दिक्कतें हो रही है, वहाँ की रोडवेज बसें काफी दिक्कत में थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। इसी वजह से रोडवेज विभाग ने 106 बसों की नीलामी की थी जो खंडन हो चुकी थी, उससे 2 करोड़ के करीब आर्थिक मदद रोडवेज। पंकज, ये अच्छी बात है कि अब मदद के लिए आगे आए हैं। हालांकि ये बहुत पहले स्टेप उठा लेना चाहिए था, इतना देर से क्यों उठाया? लेकिन इस बीच में गांधी पार्क में प्रदर्शन करने का क्यों मन बनाया परिवहन निगम ने? क्योंकि अब शासन ने 20 करोड़ तो जारी कर दिए, फिर और क्या मांगे उनकी? परिवहन कर्मचारियों की उसमें वेतन विसंगति के साथ साथ जो कुछ अन्य मांगे थी वो भी इसमें शामिल रही है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आगे प्रमोशन दिया जाना है, उसके साथ साथ ही कुछ कर्मचारियों का आगे संविदा के तौर पर उनको आगे बढ़ाया जाना है। ऐसी 7 सूत्रीय मांगे रोडवेज कर्मचारी की है। आज उनका गांधी पार्क पर धरना होगा और उसमें 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जो उन्होंने सरकार से मांग की थी वो की जानी है। 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, अनुदान की भी। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपके जानकारी के लिए। तो कर्मचारी प्रदर्शन
प्रदर्शन पर अब उतारू हैं और प्रदर्शन करेंगे। देहरादून से खबर, जहां पर निजी बसों, टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ सकता है। रोडवेज बसों के किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। किराया, माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी में है परिवहन विभाग। एसटीए रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर अब किराया बढ़ाने का भी फैसला। पेट्रोल डीजल की कीमतें किस कदर असर डालती हैं लोगों के जीवन पर। अब अगर आपको कहीं जाना है, आना है, आपको वाहनों का, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना है तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा।